It is Simarjeet Singh Chhabra and you are warm welcome on my YouTube channel Study with Simar। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। इससे पहले जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर था वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां ये बताया गया था कि कैसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ वर्ल्ड फ्रांस के अंदर मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिससे दूसरी यूरोपियन नेशन या वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज थी उनको एक इंस्पिरेशन मिली कि वो भी अपने यहाँ पे जो मोनार्कीज है उसको रिप्लेस कर सकते हैं डेमोक्रेसी से। मगर इस चैप्टर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हमको समझना है कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस चैप्टर से मतलब ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं, मगर रशियन रेवोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि वो हमें पढ़ाया जा रहा है। तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उस टाइम एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था, उस कॉन्सेप्ट का नाम है सोशलिज्म। अब ये सोशलिज्म क्या होता है, तो बिना आप कैपिटलिज्म को और कम्युनिज्म को समझे सोशलिज्म को नहीं समझ सकते। तो सब चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इन तीन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली एजुकेशन वीडियोस आपको मिल पाए। और इन रिटर्न इतना तो हमारा भी बनता है कि हमें एक सब्सक्रिप्शन और लाइक जरूर मिले। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या है डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर जो वेल्थ है वो प्राइवेटली इंडिविजुअल के पास में होगी। लाइक लैंड है, जो भी रिसोर्सेज है वो प्राइवेटली इंडिविजुअल ओन करेंगे और वो उसका यूज अपने बेनिफिट के लिए करेंगे, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट था ये काफी स्ट्रांग हो गया था आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो सारे जो रिसोर्सेज थे वो प्राइवेटली इंडिविजुअल्स के हाथ में आ गए थे और वो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे जो भी वर्किंग क्लास थे उनका। सेकेंड कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म। देखो सोशलिज्म एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है और इससे काफी मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिज्म है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सोशलिज्म ये है कि जो भी रिसोर्सेज है वो प्राइवेटली इंडिविजुअल के ना होके, जितने भी रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट के होंगे और गवर्नमेंट ही उनको अलॉट करेगी। और कम्युनिज्म क्या है, कम्युनिज्म के अंदर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बेसिकली ये जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स कौन थे और फ्रेडरिक ईगल्स कौन थे। ठीक है, तो कम्युनिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो ओनरशिप है वो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होगी। जो ओनरशिप है वो पूरी सोसाइटी के हाथ में होगी और जो सोसाइटी है वो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा लैंड है, उस पर सोसाइटी मिलकर काम करेगी और जो भी प्रोड्यूस होगा उसको अपनी नीड्स और एबिलिटी के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। तो ये था आपका कम्युनिज्म। मगर कम्युनिज्म एक यूटोपिया है। यूटोपिया का मतलब होता है इतना आइडियल है, इतना अच्छा है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये आपकी तीन कॉन्सेप्ट से, तीन इकोनॉमिक सिस्टम से। पहला है कि आपका कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज है वो प्राइवेटली इंडिविजुअल ओन करेंगे, वो उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे। इसमें जो वर्कर्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, मगर इसमें ग्रोथ अच्छी होती है, जैसे यूएस में देखते हैं। सोशलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट सब कुछ ओन करेगी, मगर इसमें करप्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना प्रैक्टिकल नहीं है और एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो प्योरली कैपिटलिस्ट हो या प्योरली सोशलिस्ट हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि सब कुछ प्राइवेट हो जाए और ये भी पॉसिबल नहीं कि सब कुछ गवर्नमेंट का हो जाए। और कम्युनिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है जो कि कार्ल मार्क्स ने दी थी। वो इस चीज पे बेस्ड है कि जो रिसोर्सेज है वो पूरी कम्युनिटी के होंगे, कम्युनिटी मिलकर उसको यूज करेगी, जो भी प्रोड्यूस होगा वो अपनी नीड्स एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने में आपस में बांट लेंगे। ठीक है, अब अभी लोग देख रहे होंगे कि रशिया का मैप है, तो आप देख सकते हैं रशिया कितना मैसिव था, कितना बड़ा है। और बिफोर द 18th सेंचुरी यूरोप वाज डोमिनेटेड बाय द मोनार्की। देखो पूरे यूरोप में, आप पूरे यूरोप में नहीं, आप कहीं पे भी जाएंगे, इंडिया में भी मोनार्की थी, तो दुनिया के हर एक कोने में मोनार्की थी। ठीक है, एंड वहां पे जो पावर थी वो मोनार्क के हाथ में थी और जो सोशल एरिस्टोक्रेट्स थे उसके बाद में थी। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन लोगों को लगा कि नहीं हमें भी ऐसा करना चाहिए, बिकॉज मैंने कहा ना फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया था। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंस्पिरेशन हमारे यहाँ तक भी आई थी। हमारे जो कुछ लीडर है जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए या टीपू सुल्तान हो गए, वो उस चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। उनको लग रहा था कि यार जब वहां के उन्होंने तो अपने मोनार्क को हटा दिया, यहाँ तो हमारे पास में जो हम पे रूल कर रहे फॉरेन रूलर्स हैं, हम क्यों नहीं हटा सकते उनको। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल इवेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन।
और इसी से इंस्पायर होकर वहां पे भी एक तरह से एक रेवोल्यूशन आया था। कहाँ पे? रशिया में। तो रशिया आप देख सकते हैं कि बहुत ही मैसिव कंट्री है, मगर ये पूरे एक आर्टिक रीजन में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है स्नो की, मतलब वहाँ पे जनरली एग्रीकल्चर सिर्फ समर्स में हो पाती है, लेकिन विंटर्स में वो लोग जो नॉर्थ पार्ट है उसमें क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते। अच्छा, मेरी बात समझना, उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना है कि जो लोगों की मेंटलिटीज होती है ना, वो 3 तरह की होती है। अगर आज आप इसको प्रेजेंट सिनेरियो में भी लगाओगे ना, तो ये बहुत फिट बैठता है कि जो लोग हैं वो 3 तरह के होंगे। एक होते हैं लिबरल्स। अच्छा, लिबरल्स लाइक टर्म से पता पड़ रहा है कि लिबरल है। लिबरल मतलब चीजों को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लिबरल जो होते हैं वो सारे रिलीजन्स के लिए टॉलरेट होते हैं, मतलब सभी धर्मों को टॉलरेट कर लेते हैं। एंड सेकंड होते हैं जो कि लिबरल वो लोग हैं जो कि किंग के रूल को अपोज कर रहे हैं, मतलब वो मोनार्की नहीं चाहते, वो डेमोक्रेसी भी नहीं चाहते। अब आप बोलोगे डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहते? बिकॉज वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट आए, गवर्नमेंट बने, मगर डेमोक्रेसी नहीं। क्योंकि देखो, लिबरल्स के अंदर उस टाइम के लोगों के अंदर एक फीलिंग थी कि भाई जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ रिच लोगों की बननी चाहिए, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है, या औरतों को उस टाइम राइट नहीं दिया जाता था। तो जो लैंडलेस जो भी लोग थे और जो वुमेन्स थी, उनको उनके राइट्स की यहाँ बात नहीं हो रही थी। जो लिबरल्स थे वो ये मानते थे कि नॉर्मल जो लोग हैं जिनके पास थोड़ी प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करते हैं, उनके हाथ में वोटिंग राइट आ जाए, मगर वुमेन्स के हाथ में और जो लैंडलेस लोग हैं उनके हाथ में नहीं आना चाहिए। तो ये लिबरल्स थे, ठीक है। मैंने कहा कि ये टॉलरेट करते थे हर एक चीज को, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी सपोर्ट करते थे, मगर ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते थे। सेकंड थे आपके रेडिकल्स। देखो, रेडिकल्स आप समझ सकते हो कि जैसे इंडिया के अंदर हिंदुइज्म एक मेजॉरिटी रिलीजन है, तो कई लोगों को लगता है कि नहीं, जो सरकार बननी चाहिए वो जो भी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जो लीडर होना चाहिए, इट मस्ट बी हिंदू, ठीक है। तो यही जो मेंटेलिटी वो रेडिकल्स की होती है कि यार जो मेजॉरिटी है उनकी सरकार बने, ठीक है। और वो ये लोग भी जो प्रिविलेजेस होते हैं उनको अपोज करते थे। पहली बात तो क्या ही चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो किसकी बने? मेजॉरिटी की बने। सेकंड चीज ये थी कि ये जो प्रिविलेज होते हैं, मतलब जो कि नोबल्स के पास में, आप देख सकते हैं, आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है तो उसमें बात होता है कि भाई उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, उल्टा वो टैक्स रिसीव करते थे। ऐसे बहुत सारे प्रिविलेज उनको बार बार मिलते थे। तो ये जो रेडिकल्स थे ये इन प्रिविलेजेस को अपोज करते थे कि इनको नहीं पसंद था कि किसी को ऐसे प्रिविलेज मिले, लाइक सब इक्वल हो। और जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए। जो लैंड है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सबके बीच में। जो नोबल्स थे उनके बहुत बड़े बड़े लैंड थे, ठीक है। लाइक वो उनसे जो भी लैंडलेस फार्मर्स थे, जिनको सर्वडम कहते हैं, उनसे वो उनके खेतों पे काम कराते थे और उनको वेजेस नहीं देते थे, सिर्फ उनको खाना और रहने की जगह देते थे। देन बाद में जो सर्वडम था ये इसको अबॉलिश कर दिया गया था। अब कंजर्वेटिव, तो मतलब ये सारे लोग मतलब चाह रहे हैं कि नहीं डेमोक्रेसी आ जाए, सबको अच्छा अच्छा आ जाए। कुछ बुरे लोग भी तो होंगे, बुरा नहीं कह सकते। ये वो लोग हैं जो कि चेंजेस नहीं चाहते, या फिर चाहते हैं जो चेंजेस है वो धीरे धीरे हो। इनिशियली तो उनकी मेंटेलिटी थी कि चेंज होना ही नहीं चाहिए, कि जो चल रहा है मोनार्की चल रही है, उल्टा मतलब मोनार्की को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनका मतलब था कि जो मोनार्की चल रही है वो चलती रहनी चाहिए, मतलब कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मगर आफ्टर विद द पासेज ऑफ टाइम इनकी जो मेंटेलिटी थी कुछ चेंज हुई। तो इनका जो वो पॉइंट था वो ये था कि चेंजेस तो आए, मगर धीरे धीरे है, एकदम से इंस्टेंटली ना आ जाए, बहुत जल्दी ना आ जाए, धीरे धीरे चेंजेस है। तो वो आपके कंजर्वेटिव्स थे। तो 3 मेंटेलिटीज हो गई। मतलब सोसाइटी में अगर आप आज भी अगर इसको बैठाते हो तो काफी फिट बैठेगी। पहला है आपका लिबरल्स। लिबरल वो लोग हैं जो कि लिबरल है, ठीक है, मतलब जो भी चीजों को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करते हैं। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहते हैं मगर डेमोक्रेसी नहीं चाहते। एंड वो किंग के रूल को अपोज करते हैं। सेम रेडिकल्स भी जो किंग के रूल्स को अपोज कर रहे हैं, मगर चाहते हैं जो गवर्नमेंट बने वो किसकी बने? मेजोरिटी की बने, जो भी वहां की मेजोरिटी सेक्ट है उसकी बने। सेकंड चीज ये भी नहीं चाहती किसी के हाथ में प्रिविलेज रहे, सब लोग इक्वल रहे। एंड जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट रहे। कंजर्वेटिव कौन है? ये मतलब जस्ट किंग के साइड वाले लोग जो चाहते हैं मोनार्की रहे, या फिर जो चेंजेस आ रहे हैं वो धीरे धीरे आए, या फिर जो किंग को सपोर्ट कर रहे थे। अब हम बात करेंगे सोशलिज्म यूरोप की। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सोशलिज्म क्या है। तो सोशलिज्म एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो किसी प्राइवेटली इंडिविजुअल की बजाय सोसाइटी या गवर्नमेंट ओन करेगी। अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म ये जो पैसा जनरेट हो रहा है इसका यूज उन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, क्योंकि उन वर्कर्स ने
उन रिसोर्सेज को, फैक्ट्री को प्रोडक्टिव बनाया है। और जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया था। आप मेरे पीछे कार्ल मार्क्स की फोटो देख सकते हो। ये एक जर्मन पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने सोशलिज्म की थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सोसाइटी को इन वर्कर्स को इन कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर से फ्री करवाना चाहिए और जो रिसोर्सेज है वो इनके अंदर अलॉट करने चाहिए और लोगों को जो इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो अपनी नीड्स इन एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन की। रशिया पे लास्ट 300 सालों से रोमनॉव डायनेस्टी का रूल था जिसके लास्ट रूलर थे जार निकोलस सेकंड। टर्म जार डिनोट करता है किंग या मोनार्क को। यहाँ पे एक और बात मैं मेंशन करूंगा कि जार की पॉलिसीज पे एक मिस्टिक का या एक जादूगर का बहुत बड़ा हाथ था जिसका नाम था ग्रिगोरी रेस्पुतिन। अब ये ग्रिगोरी रेस्पुतिन था कौन? तो ये एक मजिशियन टाइप में पर्सन था जो कि किंग का एक बहुत ही खास और वर्स्ट एडवाइजर था, जो कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबल था इस रोमनॉव डायनेस्टी के पतन का। अब हम बात करेंगे रशिया की सोसाइटी एंड इकोनॉमी की। तो जो रशिया की इकोनॉमी थी वो प्रीडोमिनेटली डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे। यहाँ की 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी। अनलाइक द यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी और लोग जो थे वो इंडस्ट्रीज में काम करते थे। मगर रशिया के अंदर इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी तो लोग मैक्सिमम एग्रीकल्चर ही कर रहे थे। मगर धीरे धीरे यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज आनी स्टार्ट हो गई और यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो बेसिकली दो ही सिटीज के अंदर थी। एक थी सेंट पीटर्सबर्ग जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और सेकंड था मॉस्को जो कि अभी रशिया की कैपिटल है। धीरे धीरे रशिया के अंदर काफी फैक्ट्रीज खुलने लगी एंड रेलवे नेटवर्क भी बढ़ने लगा और साथ साथ में उस टाइम वहां पे गोल्ड माइन एंड कोल माइन भी मिली। इसका मतलब वहां पे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लग गया था। मगर ये एक अच्छा सिंबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके साथ ही शुरू हुआ जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन था। उन्हें 10-10, 12-12, 15-15 घंटे फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां की जो लिविंग कंडीशन थी वो बहुत ही अनहाइजीनिक थी। बहुत ही छोटे से कंपार्टमेंट में वो लोगों को भर भर के रख देते थे। सैनिटेशन सिस्टम सही नहीं था, वहां का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था। तो इस तरीके से जो लोग जो थे बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में, बहुत ही मर्सीफुल कंडीशन में वहां पे इन दो सिटीज के अंदर रह रहे थे। बिकॉज उसका रीजन ये था कि उनके पास और कोई काम नहीं था। और इसी बीच रशिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो गई थी। रशिया के अंदर जो पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी थी उसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जो कि 1898 में बनी थी। बट उस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन रशिया में इनलीगल था, इसलिए ये पार्टी लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाई। एंड 1900 में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है रशियन रेवोल्यूशन के अंदर। इस पार्टी के दो ग्रुप थे, एक था मेंशविक और दूसरा था बॉल्शेविक। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मेंशविक टर्म का मतलब होता है माइनॉरिटी, बट एक्चुअली में ये मेजॉरिटी में थे। एंड सेकंड था बॉल्शेविक जिसका मतलब होता है मेजॉरिटी, बट ये माइनॉरिटी थे। तो जो उस पार्टी के अंदर मेजॉरिटी ग्रुप था जिसका नाम था मेंशविक और जो माइनॉरिटी ग्रुप था उसका नाम था बॉल्शेविक। और ये दोनों ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है रशियन रेवोल्यूशन में, क्योंकि फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो पावर्स थी वो मेंशविक्स के पास में आई थी एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद पावर जो थी वो बॉल्शेविक्स के पास में आई थी। और इसी बॉल्शेविक्स के लीडर थे हमारे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन इस पूरे रशियन रेवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। अब हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन के काफी इंपॉर्टेंट इवेंट ब्लडी संडे की, जिसने उस टाइम रशिया की पॉलिटिक्स पे काफी गहरा इंपैक्ट डाला था। इस पूरे इंसिडेंट्स की शुरुआत होती है जब 4 वर्कर जो कि पुतिलाव आयरन वर्क्स में काम करते थे, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में था, उन्हें डिसमिस कर दिया गया था। इसके रिस्पॉन्स में स्ट्राइक एंड एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया एंड एक पोजेशन निकाला गया अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गिपोन। जब ये पोजेशन किंग के विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस एंड कोसेक्स यानी गार्ड्स ने उन पर अटैक कर दिया और 100 वर्कर इसमें मारे गए और अप्रोक्सीमेटली 300 वर्कर इसमें वुंडेड हुए या इंजर्ड हुए। इसके रिस्पॉन्स में पूरे रशिया में राइट्स हुए एंड प्रोटेस्ट हुए एंड जगह जगह पे पोजेशन निकाले गए। लोगों ने बहुत धरने दिए, बहुत लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया इसका, और अल्टीमेटली किंग को उनकी डिमांड्स माननी पड़ी। और इस क्योटिक कंडीशन को देख के जार ने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट या ड्यूमा बनाने की परमिशन दी थी और इस तरीके से रशिया एक मोनार्की से
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर कन्वर्ट हो गया। मगर जार कतई नहीं चाहता था कि उसकी पावर्स में कोई कमी है, इसलिए उसने फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज में एंड सेकंड ड्यूमा को विद इन 3 मंथ डिसमिस कर दिया। मगर वो चाहता था कि थर्ड ड्यूमा काफी लंबे टाइम तक रहे, जिससे लोग दोबारा रिवॉल्ट न कर दे, इसलिए उसने तीसरी ड्यूमा में जो कंजर्वेटिव थे उन्हें भर दिया।